हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज इसका सेकेंड पार्ट। मैंने बहुत सारे कॉजेज इसके बता दिए थे, रीजन बता दिए थे हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 100 मार्क्स हिस्ट्री के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रतीक सर भी कहते हैं 1 एम 1 लाइफ 100 मार्क्स, तो वैसे ही आपको हिस्ट्री में भी 100 मार्क्स लेकर के आने हैं, उससे नीचे नहीं लाना है। मेरी यहाँ पर दो ही टेक्निक काम करती हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं स्टोरी बताऊंगी, फिलहाल आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मूव करेंगे तो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट सारे एमसीक्यू, सो वो भी मैं ही बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। एंजॉय करिएगा स्टोरी को एकदम आराम से चिल करके। मैंने कल अभी तक आपको जो लास्ट पार्ट है उसमें मैंने वो आपको पढ़ा दिए हैं कई सारे रीजन, जैसे कि पॉलिटिकल रीजन पढ़ा दिया है मैंने आपको, मिलिट्री रीजन पढ़ा दिया है, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज भी पढ़ा दिया है। अदर देन दैट दो और कॉजेज थे इस वॉर के, वो मैं अभी आज बताने वाली हूं। और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इस वॉर के इवेंट्स कैसे हुए थे, कैसे कैसे कहां पर वॉर स्टार्ट हुई थी, कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या हादसे हुए थे, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी गेट द स्लाइड फर्स्ट। अरे बहुत नीचे चला गया ये। हाँ ओके, तो इससे ऊपर बाकी के कॉजेज हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा क्या बचा हुआ है, इकोनॉमिक, ये हमारा इकोनॉमिक कॉजेज बचा हुआ है। ठीक है, और एक और कॉजेज बचा हुआ है, वो है इमीडिएट कॉजेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसके बाद आएगा। तो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा था वहां पर। ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा कर रहे थे हमारे इंडियंस के साथ, इंडियन मासेस के साथ, इंडियन सोसाइटी के साथ, जो कि परेशान कर रहा था हम लोग को, जिसकी वजह से वॉर करने की जैसी नौबत आ गई हम लोग के पास। तो वो धीरे धीरे करके पाइलअप हो रही थी ना चीजें। तो ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज में क्या आया था, इकोनॉमिक कॉजेज में क्या हुआ था, द रिसोर्स फ्रॉम इंडिया वर एक्सप्लॉइटेड फॉर द गुड ऑफ द ब्रिटिश पीपल एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, जो रॉ मटेरियल थे दे वर एक्सपोर्टेड एंड फिनिश्ड गुड्स वर इंपोर्टेड। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समरी बताती हूँ इसकी क्या थी। होता क्या था कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन हो गई, जूट हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल हमेशा सस्ता होता है, गॉट इट, रॉ मटेरियल तो सस्ता होता है। तो रॉ मटेरियल ये लोग क्या करते थे, उठा करके ले जाते थे, अपना पूरा ले गए। ठीक है, सस्ते में जितना भी हो सकता था ये ले जाते थे। उसके बाद वहां से जो मैन्युफैक्चर करते थे वो वापस से इंपोर्ट करते थे इंडिया में, जो कि कॉस्टली होता था। हमारा तो लॉस हुआ ना, आप रॉ मटेरियल ले गए हो, उसके बाद कॉस्टली लेकर के आप हमारे पास आ रहे हो। उसकी वजह से जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स इंडियंस थे, जो हमारे इंडियंस थे, जो हैंडीक्राफ्ट जो काम कर रहे थे उस रॉ मटेरियल पे, वो क्या हो रहा था, वो मार्केट डिस्ट्रॉय हो रही थी। डिड यू गेट इट। आप अगर रॉ मटेरियल ले जा रहे हो, आप अच्छा बना करके ले जा रहे हो, बना करके वापस ला रहे हो कि ठीक है अब हम ये यहीं पे बिजनेस करेंगे, यहीं पे सेल करेंगे, तो जो बाकी के लोग, जो गांव के लोग जो अपने हाथों से चीजें बना रहे थे, ये तो मशीन से बना करके ले गए। अभी जो हाथों से बना रहे थे वो क्या हुआ, वो बिकना बंद हो गया। अच्छा, एक और चीज आपको पता होगी कि हैंडमेड चीजें कॉस्टली होती हैं और मशीन की बनी चीजें सस्ती होती हैं। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जब कॉटन और लिनन और जूट, ये सारी चीजें जब ब्रिटिशर्स लेकर के जा रहे थे, तो बदले में वो लेकर के आ रहे थे जीन्स। आपको पता है जीन्स कब आई, तो जीन्स तभी आई थी, जीन्स आ रही है, कांच की चूड़ियां आ रही हैं, और भी जितना भी वेस्टर्न फॉर्म ऑफ क्लोथ्स था वो सब आ रहा था। अदर देन दैट हमारे यहाँ तो खादी प्रमोट हो रही थी, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स होती है, जो कि हाथ से चरखा चला करके चलाई जाती है, वो कॉस्टली होती थी। सबको हुआ कि भाई इतना कॉस्टली आता है खादी का मटेरियल, कॉटन की साड़ी, तो इट्स बेटर कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो बाहर से इंग्लैंड वाले ला करके दे रहे हैं ना, ये जो साड़ी दे रहे हैं ना जॉर्जेट वाली, ये वाली, वो पहन लेते हैं मशीन वाली, वो दैट विल बी नाइस। तो इस तरह हैंडीक्राफ्ट्स पर क्या हो रहा था, गलत असर पड़ रहा था। ओके, वो बेचारे, उनका सारी चीजें शट डाउन हो रही थी, तो दैट वाज इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, अदर देन दैट क्या होता है कि पीपल मूव टू cities, find employment which was very difficult to get. Peasants were forced to pay tax in cash, which pushed them into hands of the money lenders, and tax as well collected during the famines. हो क्या रहा था कि अकाल भी पड़ रहा था। अब मान लीजिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे हैं कि आपका जो भी लैंड है, जो भी आप खेती कर रहे हो, उसका टैक्स मुझे चाहिए एनी हाउ। अरे जब हुई ही नहीं खेती तो मैं कैसे दे दूं। तो इस वजह से जो बेचारे पीजेंट्स थे वो
कर्जे में चलते चले जा रहे थे। इवन दो देयर वाज फेमाइन, अकाल पड़ गया, लोगों को खाने को नहीं है, फिर भी उन्हें क्या चाहिए, उन्हें टैक्स चाहिए था। तो वो जो कि एक वॉर का रीजन बना, ऑब्वियसली बनना चाहिए कि आप हमें इतना टॉर्चर कर रहे हो इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, अदर देन दैट इंडिगो, टी, जूट, कॉटन एंड ओपियम वर क्रॉप्स व्हिच द ब्रिटिश वांटेड द इंडियंस। ये कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि इंडिगो हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे कि आप सिर्फ यही उगाओ। क्यों? क्योंकि आप इसे उगाओगे, उसके बाद हम ये रॉ मटेरियल ले जाएंगे, हम अपनी मशीन में खूब बढ़िया बढ़िया बना करके वापस आप ही के यहाँ ले आ करके महंगे में बेच देंगे और आपका जो बिजनेस है उसको ठप कर देंगे। तो इसलिए सब एग्री नहीं हो रहे थे। एंड वन मोर थिंग वाज देयर, इंडिगो की खेती जहां होती है ना, इंडिगो पता है ना आपको क्या होता है, नील, ये जो नीला कपड़ा बनता है ना, डेनिम में नीला नीला जो जितना भी कलर आता है, इंडिगो की खेती जहां पर होती है वो सॉइल फर्टाइल नहीं रह जाती है। इसलिए भी जो पीजेंट्स थे वो परेशान हो रहे थे कि इंडिगो की खेती करने से हमारी जो सॉइल है वो नॉन फर्टाइल हो जाएगी, तो हम कैसे आगे खाएंगे पिएंगे, अकाल आ जाएगा, अकाल फेमाइन आ जाएगा, भूखे मरने लगेंगे, जो कि हुआ भी। बहुत बड़े लेवल पे वहां पर अकाल भी आया कई जगहों पर, जो कि बहुत ही सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला भी था, ठीक है। अदर देन दैट क्या होता है इकोनॉमिक कॉजेस में, इनाम कमीशन अपॉइंट हो गया। इनाम कमीशन अपॉइंटेड इन 1852, ठीक है। था क्या इनाम कमीशन? इनाम कमीशन में ऐसा था कि जैसे जमींदार हूं मैं, ठीक है, मैं जमींदार हूं, मेरे अब पता नहीं पापा दादा किसी ने कुछ लैंड ली होगी, खेती ली होगी, बहुत सारी जमीन है मेरे पास, लेकिन उनके पेपर्स डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। आई डोंट हैव पेपर्स, आई डोंट हैव दैट टू शो देम कि ये लैंड मेरी है, या फिर मैं उन्हें प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ कि ये लैंड मेरी है, मैं ही इसकी सक्सेसर हूं, इस टाइप से होता था, वेरी सॉरी। तो ऐसे होता था कि इनाम कमीशन में इन्होंने क्या कहा, आप अगर अपने लैंड के लीगल पेपर्स लेकर के आते हो देन दिस लैंड विल बी योर्स और आप टैक्स पे करोगे। अदर देन दैट अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपकी जो लैंड है, आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ हमारे साथ में, इसकी वजह से हमारे जो ताल्लुकदार थे, हमारे जो पीजेंट्री थे, हमारे जो जमींदार थे, वो भी फिर क्या हो गए कि भाई अगेंस्ट चले गए। एज यू कैन सी, बॉम्बे confiscation as many as 20,000 states. This drove the landed aristocracy to poverty without benefiting the peasantry, which suffered due to the exorbitant land revenue. ठीक है, it was claimed by the merchant, money lenders and the new owners of these estate. अब भाई इनाम कमीशन लगा दिया गया, लीगली आप नहीं प्रूव कर पा रहे तो आप अब डबल टैक्स भरोगे, जमीन भी हम ले लेंगे, जमींदारी भी आपसे छीन लेंगे। सो दैट वाज द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज, ओके। अदर देन दैट क्या हुआ इकोनॉमिक कॉजेज में, देखिए इसके बाद क्या हो रहा था कि जो भी नेटिव स्टेट्स थी, ठीक है, नेटिव स्टेट्स में क्या होता है, एक्वायर करते चले जा रहे थे सबका किंगडम। अब जब आप किंगडम एक्वायर कर ले रहे हो, इंडियन रूलर हटे जा रहे हैं, तो होता क्या था कि जो लोग वहां पर जो फोर्स काम कर रही होती थी, उस फोर्स को भी आप डिस्प्लेस कर देते हो। जस्ट लाइक अभी क्या हुआ था रिसेंटली, एलन मस्क जी आए, उन्होंने ट्विटर लिया, ट्विटर में जब हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो एम्प्लॉइज जो पुराने थे वो पुराने हटा दिए। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपकी स्टेट ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर ली है, ठीक है, उसके बाद जो आर्मी या जो फोर्सेस काम कर रहे थे वो भी क्या करते थे, चेंज हो जाते थे, ब्रिटिशर्स ज्यादा रेशियो में आ जाते थे। दैट मीन्स जो लोकल लोग होते थे वो जॉबलेस होते चले जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था, इकोनॉमिक कॉजेज में ये लास्ट पॉइंट था। तो इनकी जो जॉब थी वो जॉब चली जा रही थी इसी वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ज्यादा रेशियो दे रहे थे, भाई रेसिज्म चल रहा था वहां पर, इसलिए, ठीक है, ओके। एंड देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे होता है ना कि हम पटाखा लेकर के खड़े हुए हैं और अब बस प्रोवोक मत करो मुझे वरना मैं बम फोड़ने को तैयार हूं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम, और वो था इमीडिएट कॉजेज। एज यू कैन सी यहां पर कि बस आई एम रेडी टू हिट यू, अब और ज्यादा मेरे को प्रोवोक मत करो, आई एम जस्ट रेडी टू हिट यू, ओके। और फिर वही हुआ, ओके। इमीडिएट कॉजेज देख लेते हैं क्या था। इमीडिएट कॉजेज में क्या हुआ, उसी समय बैरकपुर में एक इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी गई।
इन राइफल्स तो पहले भी यूज होती थी, बट क्या हुआ कि उस समय इनफील्ड राइफल यूज करी गई। इनफील्ड राइफल में जो कार्टिरेज थी उसको चेंज किया गया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, उसको चेंज तो कर दिया, लेकिन उसमें जो भी टेक्नोलॉजी थी यूज करने की, दैट वाज लाइक कि आपको पहले उसको माउथ से उसका जो कवर होता था ब्राउन कलर का वो पील करना होता था। आप पील करोगे पहले, और वो भी प्रॉपर अपने मुंह में रख करके, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सी, ऐसे मान लीजिए कुछ कार्ट्रिज है, आपको ऐसे पील करना है, ठीक है, ऐसे मुंह में पूरा रख के, ओके। तो क्या था कि वो जो पील करने वाला जो कवर था जो उसके ऊपर था, उसके ऊपर उन्होंने यूज किया था काऊ और पिग का फैट, जो कि वो बोल नहीं रहे थे कि पिग और काऊ का फैट हमने यूज किया है, बट ऐसा रूमर हो गया कि ये हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जो हिंदू धर्म मानते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको क्या है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनको क्या होगा, भाई मैं कैसे अभी यूज करूं, वो सारी आर्मी तो अगेंस्ट हो जाएगी ना। सो दैट वाज लाइक इमीडिएट कॉज हुआ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ उठे सब, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया था, 1857 बंगाल में रूमर, एज आई टोल्ड यू, रूमर उठी कि पिग और काऊ का फैट यूज कर रहे हैं लोग कार्ट्रिज में, कोई भी मुंह मत लगाना, भाग जाओ यहां से सबके सब, ठीक है। तो ऐसे करके तो जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज थी उस पे क्या था, फैट ऑफ काऊ और पिग वाज यूज्ड। अब फॉरेनर लोग तो कुछ भी खाते हैं, इंडियंस में अभी भी बहुत ही कम लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो इसलिए उस टाइम पे सोचिए 100 ईयर्स से भी, आई थिंक 150 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुका है ना, उस टाइम पे तो कितना ज्यादा मेजोरिटी होगा जो वेजिटेरियन होगा। तो इसलिए सबके सेंटिमेंट्स बहुत गंदी तरह हर्ट हुए, एंड दे वर लाइक अब हम इस आर्मी में नहीं रहेंगे और हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है आपका 1857 बंगाल में रूमर से, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है आपका, इन मार्च 29 1857, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1857 मार्च 1857, मैंने आपको अभी मंगल पांडे के बारे में बताया था, मैंने बोला था ना पंडित जी को याद रखिएगा, पंडित जी इज इंपॉर्टेंट। अब आप सोचिए काऊ और पिग का फैट यूज हो रहा है, सो हाउ, मतलब एक पंडित कैसे खाएगा, बंगाली पंडित की बात नहीं कर रही हो, नॉर्मली पंडित की बात कर रही हूं, और वो कहां से थे, वो यहाँ 34 नेटिव इन्फेंट्री इन बैरकपुर से थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने फुल्ली अपोज किया, बहुत ही बुरी तरह से अपोज किया, और उन्होंने अटैक भी किए, अपने एडजेंट को उन्होंने किल कर दिया वहां पे, उसकी वजह से उनको फांसी की सजा भी दे दी गई, ठीक है। तो समहाउ वॉर स्टार्ट होने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक और इवेंट हो गया। एक इवेंट क्या हुआ, कार्ट्रिज वाला हुआ इमीडिएट, और उसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है। अदर देन दैट फिर क्या होता है, फिर देखिए, फिर इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स एज इन अब वॉर कैसे कैसे मूव फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। तो वो देखेंगे यहाँ पर। अब क्या हुआ, बैरकपुर में तो 34 नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे जो थे उनको तो फांसी दे दी गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज किया कि भाई हम ये सब यूज नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने डिसोबे कर दिया ऑर्डर को, सी disobey order to use the new greased cartridge, okay, and that were ripped off their uniform and awarded 10 years for imprisonment। उनको फांसी भी दे दी गई, पहले तो उनको सजा दी गई, उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी तरीके से जो बाकी के भी कलीग होते हैं उनके साथ, स्टॉप करना,